अगर न्यायालय में 100% निष्पक्ष सुनवाई संभव हो तो सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो की भारतीय नागरिकता और लगातार संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन हो सकते हैं अवैधानिक सिद्ध। सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के आधिकारिक प्रवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर तीखा हमला किया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा, सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं है बल्कि भारतीय नागरिक है। उन्होंने ये बातें आरजे रौनक द्वारा होस्ट किए गए रौनक पॉडकास्ट के एपिसोड में की। विष्णु शंकर जैन ने पवित्र धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों से जुड़े कई मामलों में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। वे बाबरी मस्जिद अयोध्या, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, ताजमहल आगरा और कुतुब मीनार नई दिल्ली को लेकर कानूनी लड़ाई में शामिल हुए हैं। जैन ने कहा, उनके पिता हरिशंकर जैन का सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी अभियान सत्ता की चाहत नहीं था। वे भारत के नागरिक के रूप में उनकी स्थिति को चुनौती देना चाहते थे। उस समय वे 14 साल के थे। उन्होंने कहा, मेरे पिता जीतने के लिए नहीं लड़े थे। उन्होंने एक बात साबित करने के लिए लड़ाई लड़ी थी कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी। इसी बात ने सारा अंतर पैदा कर दिया। विष्णु शंकर जैन ने कहा, मेरे पिता ने 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ा था। उनका उद्देश्य यह साबित करना था कि वे भारत की नागरिक नहीं हैं। मैं तब बहुत छोटा था। मैं उनके साथ कोर्ट आया करता था। मैं 14 साल का था। अपनी आंखों से पूरी सुनवाई देखी है। तर्क यह है, भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना है। इसका मतलब है कि जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है, इस जमीन का है, वही यहाँ चुनाव लड़ सकता है और इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है, संवैधानिक पद पा सकता है। जो लोग नागरिकता लेते हैं वे भारत के नागरिक नहीं हैं, वे भारतीय नागरिक हैं। जैन ने कहा, मेरे पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जज रमेश चंद्र लाहोटी से कहा था कि मैं यहाँ पर कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं वो दिन नहीं देखना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि बेनजीर भुट्टो भारत आएगी, यहाँ पर किसी से शादी करेगी और पूरे देश को, कश्मीर को पाकिस्तान को दे देगी। उस दिन पूछा जाएगा कि इस देश की न्यायपालिका ने सही समय पर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। वहीं इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद हाल ही में फिर से चर्चा में आया है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक के रूप में घोषित किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस आधार पर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता की स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी थी, जो भारतीय नागरिकता कानूनों के तहत गंभीर मामला है। भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। इसलिए अगर कोई भारतीय नागरिक खुद को किसी अन्य देश का नागरिक घोषित करता है या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा में कुमारी सैलजा को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दे दिया है। हरियाणा कांग्रेस में जारी बगावत के बीच मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि बहन कुमारी सैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें चल रही है। हरियाणा की दलित नेता और कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा के अपमान और उनको गालियां दिए जाने का मुद्दा गर्मा गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुमारी सैलजा के अपमान को बीजेपी और बीएसपी ने मुद्दा बनाया है। हरियाणा के पूर्व सीएम और मोदी सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो कुमारी सैलजा को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर तक दे दिया। खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब कुमारी सैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार से दूर है।
हालांकि वह अपने घर पर समर्थकों से मिल रही है, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिख रही है। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां भी शैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। 13 सितंबर को शैलजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन इसके बाद से न ही वे हरियाणा के प्रचार अभियान में शामिल हुई है और न ही सोशल मीडिया पर सक्रिय है। शैलजा के इस रवैये को देख बीजेपी बोल रही है कि कुमारी शैलजा ने अब कांग्रेस छोड़ने का मन ही मन ऐलान कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान किया गया और उनको गालियां तक दी गई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुमारी शैलजा घर बैठी है। खट्टर ने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार को भी निशाने पर लिया। खट्टर ने कहा कि कुमारी शैलजा के अपमान और गालियां दिए जाने पर इन लोगों को कोई शर्म नहीं आई। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि आज बड़ा वर्ग सोच रहा है कि वो क्या करे। हरियाणा के पूर्व सीएम ने कहा, हमने कई नेताओं को साथ में लिया है। कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर देते हुए खट्टर ने कहा कि हम तैयार हैं। वहीं कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर खट्टर ने कहा कि यह संभावनाओं का संसार है और संभावनाएं टाली नहीं जा सकती, इसलिए समय आने पर इन सब का जवाब मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने की भी बात कही। वहीं सीएम पद की दावेदारी को लेकर मनोहर लाल ने कहा, मेरा मानना है कि हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर सभी उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करनी चाहिए। हो सकता है उस दावेदारी से कुछ लाभ होता हो तो हो जाए। कांग्रेस नेताओं के अपना घर भरने और नौकरी देने के बयान पर मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग अपना घर भरने की बात कर रहे हैं उन्हें हरियाणा के नौजवान जवाब देंगे। उन्होंने कहा, हमने लाखों लोगों को घर बैठे नौकरी दिलाई। यह बात युवाओं के मन पर असर करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। आतिशी मारलेना जी, अपने नाम से तो किसी को शर्म नहीं आती। हर आदमी इस देश में गौरव के साथ अपना सरनेम लगाता है। राहुल और अखिलेश तो हर आदमी से उसका उपनाम यानी सरनेम पूछते फिर रहे हैं। फिर आपने आपका उपनाम क्यों छोड़ दिया? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी बन चुकी है। शनिवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। आतिशी आम आदमी पार्टी की बड़ी नेताओं में से एक है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी। लेकिन दिल्ली की नई नवेली सीएम आतिशी के सामने कई चुनौतियां हैं। आतिशी की आगे की राह आसान नहीं होगी। आम आदमी पार्टी पहले से ही कई गंभीर आरोपों से जूझ रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आतिशी दिल्ली की सरकार कैसे संभालती है। इस बीच आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। दरअसल आतिशी ने शपथ लेते समय न ही अपना सरनेम लिया और न ही अपना पूरा नाम लिया, जिसे लेकर लोग भड़के हुए हैं। बीजेपी नेता शिवम त्यागी ने एक्स पर लिखा, आतिशी जी, अपने नाम से तो किसी को शर्म नहीं आती। हर आदमी इस देश में गौरव के साथ अपना सरनेम लगाता है। राहुल और अखिलेश तो हर आदमी से उसका उपनाम यानी सरनेम पूछते फिर रहे हैं। फिर आपने अपना उपनाम क्यों छोड़ दिया? नए एक्स यूजर ने लिखा, सभी 5 मंत्रियों ने नाम सरनेम के साथ शपथ ली, लेकिन आतिशी ने अपनी सरनेम नहीं बोली। आखिर ऐसा क्यों, पूछती है दिल्ली। अनुराग ठाकुर पेरोडी ने लिखा, नाम आतिशी मारलेना, मार्क्स और लेनिन से बना शब्द। भारत में चुनाव के समय से आतिशी सिंह हो जाती है और पिछड़े वर्ग के वोट के लिए सिर्फ आतिशी कैमरे में कबूल चुकी है कि मंदिर सिर्फ वोट पाने के लिए जाती है। बधाई दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब से इस्तीफे का ऐलान किया है तभी से बीजेपी समेत पूरा विपक्ष आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी आप सरकार पर कुप्रबंधन के आरोप लगा रही है। ऐसे में आतिशी को सरकार के कामकाज में तेजी लाने की जरूरत है। उन्हें कम वक्त में ज्यादा काम करने की जरूरत है। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आतिशी को अपने कामकाज के बलबूते पर ही विपक्ष को जवाब देना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जमानत पर है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया भी कई महीनों से जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं। ऐसे में पार्टी की छवि सुधारना मुख्यमंत्री आतिशी के लिए बड़ा टास्क होगा। आतिशी को सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ साथ जनता के बीच जाकर पार्टी का पक्ष रखना होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से कई अहम वादे किए। उन्होंने 2025 तक यमुना साफ करने, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये मानदेय देने, सेवाओं को घर तक पहुंचाने की योजना, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 और शोर नीति लागू करने जैसे बड़े वादे किए। अब चुनाव से पहले आतिशी के सामने इन योजनाओं और वादों को पूरा करना होगा। गंभीर आरोपों में घिरी सरकार के लिए इन योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा ऐसा बयान देते हैं जो देश हित और समाज हित में नहीं होता। सिखों को लेकर दिए गए उनके बयान से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम सिखों के सम्मान को न कभी गिरने देंगे और न उस पर ठेस पहुंचाने देंगे, बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। राहुल के बेतुके बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेताओं ने इसे लेकर देश के कई राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जिसके बाद उन पर जल्द बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गिड़गिड़ाते हुए सफाई दी है। कांग्रेस नेता ने बड़ा यू टर्न लेते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां पर हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? बुरी तरह डरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा, बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वह मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वह सच बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं। विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा बेंगलुरु के हाई ग्राउंड से पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई गई। यह मामला उनके हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए आरक्षण संबंधी बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी समानता स्थापित करने के बाद आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने पर विचार करेगी। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर संविधान विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायण स्वामी और भाजपा कानूनी समिति के समन्वयक वसंत कुमार समेत कई नेताओं ने उनके बयान की निंदा की और एफआईआर दर्ज करवाई। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल आरक्षण के खिलाफ है बल्कि यह समाज में विभाजन पैदा करने वाला भी है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ घृणित टिप्पणी की, जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ सकता है। इसके साथ ही राहुल गांधी की हम आरक्षण हटा देंगे टिप्पणी को लेकर भाजपा ने उन्हें विभाजनकारी और उत्तेजक बयानबाजी का दोषी ठहराया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को राहुल गांधी की हाल ही की अमेरिकी यात्रा के दौरान आरक्षण पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पंजाबी बाग, तिलक नगर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई थी। इसके अलावा एक शिकायत बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में दर्ज कराई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है और अपने अपने पत्ते भी खोल दिए हैं। इस बार की चुनावी लड़ाई में हर अनुमान में मजबूत दिखने वाली कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से कई गारंटी वादे कर दिए हैं। कांग्रेस यही प्रयोग हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कर चुकी है
और उसे चुनावी फ्रंट पर सफलता भी मिली थी। लेकिन चुनावों के कुछ ही महीनों के बाद जहां कर्नाटक में विकास के सब काम रोककर गारंटी का ही भरण पोषण करने में राज्य की अर्थव्यवस्था हाँपने लगी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो खुद ही आर्थिक बदहाली का रोना रो दिया। लेकिन कांग्रेस इसके बाद भी नहीं सुधरी। उसने वैसा ही घोषणा पत्र एक बार फिर हरियाणा के लिए तैयार कर दिया है। कांग्रेस ने हरियाणा में हर वर्ग को लुभाने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा उसने कहा कि वह हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके अलावा उसने कहा कि वह 25 लाख तक की इलाज योजना भी लाएगी। हरियाणा में कांग्रेस ने नकद फायदा देने की बात भी दोहराई है। कांग्रेस ने कहा कि वह हर महिला को 2000 देगी। उसने वृद्धावस्था पेंशन को भी 6000 करने का वादा किया है। गरीबों को जमीन भी कांग्रेस देगी। हरियाणा में कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनका अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क होगा, इस बात से कांग्रेस अनजान है। वह ऐसे ही वादे और राज्यों में करके भूल चुकी है या फिर इनकी वजह से राज्य आर्थिक कंगाली के दौर में आ गए हैं। सबसे पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा ही उठा लिया जाए तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में लागू किया है। इसकी वजह से राज्य की कर्ज लेने की क्षमता घट गई और सितंबर में हाल यह हो गया कि सुक्खू सरकार समय से कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पाई। वहीं अगर मुफ्त बिजली का वादा देखा जाए तो इसमें भी कांग्रेस हिमाचल में फेल हो गई। उसने यहां भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। इसके उलट उसने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने वाली योजना भी बंद कर दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली योजना चालू की। इसका परिणाम यह है कि पंजाब आज देश में सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों में से एक है। उसके बाद बात आती है मुफ्त इलाज योजना की। हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार ने हिम केयर नाम की ऐसी ही एक योजना पर ग्रहण लगा दिया। अगर महिलाओं को 1500 या 2000 महीना देने की बात की जाए तो इस वादे को भी हिमाचल में पूरा नहीं किया गया। कर्नाटक में इस वादे समेत मुफ्त बिजली के लिए बाकी सारे विकास काम रोक दिए गए। इसके बाद मुद्दा आता है फ्री जमीन देने का। 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार थी। उस दौरान भी यही योजना चलाई गई थी जिसमें गरीबों को आवासीय भूखंड दिए गए थे। इस योजना में एक जगह एक ही परिवार को 129 भूखंड दे दिए गए थे। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के जाने का एक कारण जमीन घोटाले ही थे। हरियाणा में बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी इन्हीं गारंटियों को पूरा करने के चक्कर में साफ कह दिया था कि अब विधायक कोई विकास कार्य ना मांगे। इसके लिए फंड ना होने की बात कही गई थी। कर्नाटक में गारंटियों का खर्च 2024-25 में 50,000 करोड़ के पार पहुंच गया। रेवड़ी वाली इस बीमारी का इलाज केवल 2 रास्तों से हो सकता है। पहला यह कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूरी कर दे कि पार्टियां वादा करने के साथ ही उन्हें पूरा कैसे करेगी, इस बात का ब्यौरा दे, या फिर सभी राजनीतिक दलों में एक आपसी सहमति बने। पहला रास्ता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुश्किल है और दूसरा असंभव लगता है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था आगे किस हाल में होगी, यह वहां का वोटर तय करने जा रहा है। कोई भी पार्टी जीते, रेवड़ी प्रथा अर्थव्यवस्था के लिए कभी ठीक नहीं कहा जा सकती। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।